अगर अपने दुश्मन को हराना है तो उसके वीकेस्ट पॉइंट पे हथौड़ा मारो। ये बात यूपीएससी भली भांति समझता है। इसी चीज को यूज करके यूपीएससी हर साल आपको प्रीलिम्स में सरप्राइज करता है। तो आपकी वीकनेस है क्या? आपकी पहली वीकनेस है कि आपकी मेमोरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, और दूसरी वीकनेस है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। इन्हीं दो वीकनेस की आपको यूज करके यूपीएससी हर साल आपको प्रीलिम्स में परेशान करता है और सरप्राइज करता है। तो क्या हम भी यूपीएससी की वीकनेस समझ सकते हैं? क्या यूपीएससी की भी कुछ वीकनेस है? ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसकी वीकनेस ना हो। हमें बस उसकी वीकनेस पहचाननी आनी चाहिए, वो नजरिया चाहिए उस वीकनेस को देखने के लिए। ये वीडियो आज उसी वीकनेस को एक्सप्लोर करेगी। मैं नमन बंसल हूं। मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। मैंने 3 यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज दिए हैं 2021, 2022, 2023 के अंदर। मैंने 4 यूपीएससी प्रीलिम्स निकाले हैं 2021, 22, 23, 24। ये मेरे जीएस मेंस के स्कोर हैं जो हर साल कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट्स के साथ इंप्रूव हुए हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमें यहाँ पे पहचानना है कि यूपीएससी एग्जामिनर की क्या वीकनेस है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। अगर हमें यह पहचानना है उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए पहले हमें उसके काम को समझना होगा और उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। उसका काम है एमसीक्यू बनाना। एमसीक्यू बनते कैसे हैं, एक बार इसको देखते हैं। एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू बनाने के लिए आपको कोई रिटर्न सोर्स चाहिए होता है। जैसे इसके कोई बुक हो सकती है या न्यूज आर्टिकल हो सकता है। वहां से वो देखेगा, उसको पढ़ेगा, वहां से वो सेलेक्ट करेगा किस स्टेटमेंट को कॉपी करना है, किसको नहीं करना है, किस में चेंजेस करने हैं। दूसरी चीज, उसकी हाई टेंडेंसी रहती है कि वो स्टेटमेंट्स को कॉपी करेगा। स्टेटमेंट्स को कॉपी क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास खुद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर वो कहीं से नए टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहा है तो उसको खुद नहीं पता उस टॉपिक के बारे में ज्यादा, तो वो एक कंपल्शन हो जाता है उसके लिए कि वहां से स्टेटमेंट्स कॉपी करना और उसके अंदर लिमिटेड चेंजेस करना। क्यों? अगर उसने कुछ चेंज किया, लेट सपोज उसने कुछ चेंज किया उस इंफॉर्मेशन में, तो उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन क्या पता किसी और सोर्स के अंदर, किसी और बुक के अंदर, किसी और वेबसाइट के अंदर सेम चेंज करी हुई इंफॉर्मेशन को करेक्ट बताया गया हो। तो इसलिए उसकी टेंडेंसी रहती है कि एज इट इज कॉपी कर दो, लेकिन कॉपी इस तरह से करो कि पहचान में ना आए। वो हर बंदा उस चेंज को पहचान ना सके। तो चेंज तो उसको करना है, इंफॉर्मेशन को कॉपी तो उसको करना है, लेकिन इस तरह से चेंज करना है कि पहचान में ना आए। और दूसरी चीज जो चेंज करना है, चेंज करने के बाद उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इंफॉर्मेशन, वो जो क्वेश्चन नया बना है उसको लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सके। ऐसा ना हो कि रैंडम कुछ भी फैक्ट्स भरे पड़े हैं और अब वो क्वेश्चन इनसॉल्वेबल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब वो इंफॉर्मेशन चेंज करता है, जब वो कॉपी करते हुए चेंजेस करता है, उसी चेंजेस के अंदर उसके पास इनहेरेंट चैलेंजेस हैं जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। ये हर एमसीक्यू मेकर के साथ होता है। अगर आप कभी एमसीक्यू बनाएंगे तो आप ये फील करेंगे, एग्जामिनर बनाता है उसको भी होगा, हमने बनाया है हमें भी होता है। ये इनहेरेंट वीकनेसेस है। ये वीडियो उसी इनहेरेंट वीकनेसेस को एक्सपोज करने के बारे में है। और अगर किसी की कुछ इनहेरेंट वीकनेस है, कुछ चैलेंज है, तो उसी के ही अंदर उसके ओपोजिशन का अपॉर्चुनिटी छुपा होता है। एग्जामिनर का कुछ चैलेंज है एमसीक्यू बनाने में, उसी चैलेंजेस को एक बार हम समझेंगे। जब हम उस चैलेंजेस को समझ लेंगे तो उस चैलेंज को हम अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषा के अंदर, आपदा को अवसर में बदलना। ठीक है। तो एक बार एविडेंस देखते हैं कि अगर मान लो लेट सपोज ये वुड्स डिस्पैच एक टॉपिक है। ठीक है। एग्जामिनर ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। 2018 में उसने इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया भी था। ठीक है। लेट अस सपोज इस पे क्वेश्चन बनाना है, तो वो पढ़ेगा 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, एजुकेशन पर्पस के लिए आया, मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं। ठीक है। ये उसके कुछ 6 फीचर्स हैं। ठीक है। डॉनर्मेंटेशन उसने बोली, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करवाई, मीडियो ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश बताया, वर्नाकुलर बताया, ट्रेनिंग दी, सेकुलर एजुकेशन दी और ग्रांट सीनेट दिए। ये कुछ फीचर्स हैं। ठीक है। अब अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करोगे? या तो आप एज इट इज छाप दो जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, एजुकेशन के पर्पस के लिए आया, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अगर आपने इस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी करके लिख दिया तो आपने क्या एमसीक्यू बनाया? तो आप एक तरह से कच्चे खिलाड़ी हो, क्योंकि अगर एज इट इज आपने छाप दिया और लेटर सपोज जो किसी बच्चे ने वुड्स डिस्पैच कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसकी एजम्पशन रहेगी कि यार ये हो सकता है सब कुछ सेम हो। मान लो उसने सारे ऑल द करेक्ट मार दिया, उसने इसको इस स्टेटमेंट को सही मान लिया, तो आपका पर्पस ही डिफीट हो गया ना। जिसने पढ़ा ही नहीं वो भी इस क्वेश्चन को सही करके आ गया। तो आपकी इनहेरेंट एक टेंडेंसी होती है कि आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस क्या कर सकते हैं? या तो आप इस ईयर को बदल देंगे 1854 को,
ठीक है, सबसे इजी चेंज है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। या फिर आप इसको बोल देंगे कि ये मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को नहीं बोलते, लेटर से मैकॉलेज माइन्यूट को बोलते हैं, जो 1835 के अंदर आया था, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। या फिर इसके फीचर्स में चेंज कर देंगे। इसके फीचर में लिखा है कि इसने डाउनवेल फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रपोज किया, तो आप स्टेटमेंट में या तो ये लिख देंगे कि इसने डाउनवेल फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रपोज किया, या फिर आप लिख देंगे कि इसने डाउनवेल फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिफ्यूट किया, ठीक है, यही काम कर सकते हैं। या तो यस बोलेंगे इस बात को या नो बोलेंगे इस फीचर को, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हैं कि जो इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं कि इसने बोला है कि हायर लेवल पे इंग्लिश होगा, वर्नाकुलर स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा, तो या तो आप इसके अंदर ऐसा चेंज कर दें कि सारे लेवल्स पे इंग्लिश मीडियम रखेगा इंस्ट्रक्शन का, या फिर सारे लेवल पे वर्नाकुलर रखेगा, या फिर एज इट इज इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज लाइन को ही कॉपी कर दें। कॉपी कर देंगे तो फिर कुछ पर्पस ही नहीं बचा क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। ऐसे ही करके आप सेकुलर है, आप सेकुलर वर्ड दिया हो तो आप उसको उसमें चेंज कर सकते हैं कि नॉन सेकुलर एजुकेशन प्रमोट करी थी, ठीक है। तो ये होता है कि आपने आपके पास कोई रिटर्न सोर्स होता है, ठीक है, उस रिटर्न सोर्स को आप यूज करके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उस स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, फिर जाके एमसीक्यू बनता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब हम देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में यूपीएससी एग्जामिनर का चैलेंज क्या है। जो इस वीडियो का पर्पस हो यही है कि इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली वो चैलेंजेस है क्या, ठीक है। तो पहला चैलेंज होता है कि चेंज ऐसा करो कि पहचान में ना आए, ठीक है। ये नहीं कि तुमने चेंज कर दिया और बिल्कुल ही पहचान में आ गया। जैसे लेटर सपोज कि वुड्स डिस्पैच है वो 1854 में आया था, तो सफिशिएंट टाइम हो गया, ब्रिटिशर्स को आए 100 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो तब तक उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेने शुरू कर दिए थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पॉजिटिव रिफॉर्म्स शुरू करे थे, तो हाई चांस है कि वो सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। और अगर आप ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं कि उन्होंने नॉन सेकुलर एजुकेशन प्रमोट करी, तो ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया इसने स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाइबल चेंज है, ठीक है। नॉन आइडेंटिफाइबल चेंज क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। 2018 में एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया था वो ये क्वेश्चन था, देखिए 2018 का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया कि इसने फीचर्स पूछे, ग्रांट इन रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस, सही बात है, पॉजिटिव फीचर था उसका, वुड्स डिस्पैच तो किया ही होगा। एजुकेशन ये लिखा भी होगा इसके अंदर, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी प्रपोज करी, ग्रांट इन रेट प्रपोज किया, ठीक है। और अब देखो इसने क्या किया, इसने क्या स्मार्टनेस करी कि जो थर्ड वाला फीचर था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल थे। इसने क्या किया कि बोला कि इंग्लिश जो है सारे लेवल्स पे इंग्लिश रिकमेंड करी थी, तो ये इसने चेंज कर दिया, ठीक है। और यही स्टेटमेंट गलत था। तो क्या होता है, इसने आइडेंटिफाइबल चेंज, नॉन आइडेंटिफाइबल चेंज किया था यहाँ पे कि आपको लगेगा कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म था वुड्स डिस्पैच, तो इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करी होगी, तो आप तो इसमें ऐसा लग सकता है कि क्या पता सारे लेवल्स पे प्रमोट कर दियो, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या थी, उसने सिर्फ हायर लेवल पे इंग्लिश को प्रमोट किया था, स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर प्रमोट किया था। तो ये क्या है कि उसने इंफॉर्मेशन तो दी वुड्स डिस्पैच की, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, लेकिन इस हिसाब से डिस्टॉर्ट किया कि वो बिल्कुल भी झूठ ना लगे, ऐसा ना लगे कि सफेद झूठ है, ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आसपास का सच बोल रहा है वो, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के आसपास चला गया वो, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा थोड़ा सा चेंज कर दिया इंफॉर्मेशन के अंदर। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो चेंज करनी है आपको, लेकिन ऐसे चेंज करनी है कि इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन डालो, मेंशन करो कि इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करी थी, लेकिन उसके अंदर इतना चेंज कर दो कि वो ऑल लेवल्स पे कर दिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इंग्लिश कोई पढ़ेगा उसको लगेगा हाँ यार इंग्लिश को प्रमोट करी थी, तो फंस सकता है ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो पहला चैलेंज होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसा चेंज करो कि वो आइडेंटिफाई ना किया जा सके, ठीक है। सेकंड होता है डिस्क्रिपेंसी वाला, कि स्टेटमेंट में ऐसा चेंज करो कि उससे ये ना हो कि वो स्टेटमेंट कभी सही हो रही है कभी गलत हो रही है, या तो वो हर केस में सही होनी चाहिए, अक्रॉस द टाइम अक्रॉस द स्पेस, हर सिचुएशन में हर समय वो स्टेटमेंट या तो एब्सोल्युटली राइट होगा या एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट आपने पढ़ी तो किसी कंटेक्स्ट में वो स्टेटमेंट सही हो रही है, किसी कंटेक्स्ट में गलत हो रही है। अगर उसने ऐसा चेंज ले आया स्टेटमेंट में जिसमें ऐसा हो रहा है कि कभी सही है कभी गलत है, तो वो स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, वो तो फिर एमसीक्यू डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेफिनेट आंसर है ही नहीं। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हमेशा डेफिनेट आंसर होना चाहिए। तो ये चीज है, उसके ऊपर पास ये भी एक चैलेंज होता है कि डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए आंसर के अंदर, आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली रॉन्ग होना चाहिए। जैसे इसका मैं आपको एविडेंस दूं, ये वाला क्वेश्चन है 2024 में आया था, ठीक है। इसमें क्या है, स्पीकर के रिमूवल की बात कर रहा है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ही कैन नॉट प्रिसाइड, ठीक है। अब ये बिल्कुल डेफिनेट है, या तो वो प्रिसाइड करेगा या वो प्रिसाइड नहीं करेगा। बुक में लिखा है कि वो प्रिसाइड नहीं करेगा, तो अब जब इस इंफॉर्मेशन को वो कॉपी करेगा, या तो वो एज इट इज लिख दे कि ही कैन नॉट प्रिसाइड, जैसे इसने लिखा भी है ही शैल नॉट प्रिसाइड, या फिर इसको चेंज करके लिख दे कि ही कैन प्रिसाइड, ठीक है। यही काम हो सकता है स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है। दूसरा है ही कैन स्पीक,
अब या तो वो इसको एज इट इज कॉपी कर दे कि ही कैन स्पीक, या फिर इसको चेंज करके लिख दे ही कैन नॉट स्पीक। यही दो काम हो सकते हैं, ठीक है, चेंज करने के अंदर। अब इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं, या तो वो बैठेगा या वो नहीं बैठेगा, या वो बोलेगा या वो नहीं बोलेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको समझो इस चीज को कि एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग का अगर मैं आपको मतलब समझाना चाहूं, वो ऐसे समझो कि मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया है, तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, या तो मैंने खाना खाया है या मैंने खाना नहीं खाया है। इसके दो ही आंसर पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खाने में क्या खाएंगे, ठीक है, मैं आपसे आपको ऑप्शन दूं कि आप खाने में क्या खाना चाहेंगे, तो इसके इनफाइनाइट ऑप्शन हो सकते हैं कि आप मान लो कोई बोल सकता है मैं साउथ इंडियन खाऊंगा, कोई बोल सकता है मैं नॉर्थ इंडियन खाऊंगा, कोई बोल सकता है मैं राजस्थानी खाऊंगा, कोई बोल सकता है मैं एमपी का खाऊंगा, कोई बोल सकता है मैं मान लो पहाड़ी खाना खाऊंगा, ठीक है। तो इसके इसके ऑप्शंस जो है दो नहीं है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस है। तो ये स्टेटमेंट जो है बाइनरी नहीं है अपने में नेचर में, इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। लेकिन एग्जामिनर एमसीक्यू बनाते हुए उसको ऐसा स्टेटमेंट बनाना होता है जिसके दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो वो स्टेटमेंट या तो वो हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, या तो वो बैठ रहा है प्रिसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो स्पीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिस्क्रिपेंसी वाला स्टेटमेंट उसको बनाना ही नहीं है, ठीक है। साइंस एंड टेक एनवायरमेंट जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कई बार पॉसिबल हो जाती है, इसलिए उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, वो आगे आएगा। उसमें क्या होता है इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, क्योंकि उसमें श्योरिटी हम 100% बोल ही नहीं सकते कि यार ये चीज बिल्कुल भी सही है या बिल्कुल गलत है। उसमें पॉसिबिलिटीज होती है मैक्सिमम, बीच का रास्ता होता है। ये जैसे मान लो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स या तो है या इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है, दो ही चीजें हैं इसके अंदर। दो, ये नहीं हो सकता कि यार इक्वेटर पे थोड़ी सी कोरियोलिस फोर्स है, माइन्यूट फ्रैक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो है या नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज होती है उसके पास। दूसरा आप देखो, अब उसके बाद जब वो चेंज कर रहा है, अब ये समझते हैं कि किस तरह के वो चेंजेस कर सकता है, किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंज है कि या तो वो फैक्ट और डाटा ही बदल दे पकड़ के, जैसे इस केस में उसने किया। ये फैक्ट है कि वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, इसने इसी को एज इट इज छाप दिया। ये फैक्ट है कि वो बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, उसने इसी चीज को उल्टा करके लिख दिया कि ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है। ये सबसे इजी चेंज होता है। ये इजी क्यों होता है? ये सबसे आसान काम है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज हो जाता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। इसमें आराम से बैठे हो, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने देखा कि स्टेटमेंट बोल रहा है ऐसा हो सकता है, आपने एमसीक्यू में या तो उसको एज इट इज छाप दिया कि ऐसा हो सकता है, या फिर आपने उसको उल्टा करके लिख दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। सबसे आसान चेंज है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सबसे सबसे कम टाइम में ऐसे एमसीक्यू फ्रेम होते हैं, सबसे कम टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्जामिनर बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगाता है स्टेटमेंट्स को चेंज करने में, ठीक है। वो ऐसा काम बहुत कम क्वेश्चनों के साथ होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज कर देगा। जैसे मिनिस्ट्री को चेंज कर देता है यूपीएससी। यूपीएससी डाटा अगर कोई देता है तो उसको गलत कर देता है, ठीक है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता है तो उसको गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इजी है चेंज करना। अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करने जाएगा तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उसने डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से तो चेंज कर दिया, अपनी तरफ से तो उसने मान लिया वो डिस्क्रिप्शन गलत है, लेकिन क्या पता कहीं और वो डिस्क्रिप्शन सही लिखा हो। तो डिस्क्रिप्शन चेंज करना इज अ चैलेंज, इज अ वेरी 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 हार्ड चैलेंज। उसमें इंश्योर करना कि मेरे पास एग्जामिनर के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वो इंश्योर करे कि जो उसने डिस्क्रिप्शन चेंज किया है वो एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये चीज इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें हो सकता है सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स में पॉसिबिलिटी होती है मल्टीपल आंसर्स होने की, या तो यस या नो में आपको कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसलिए फैक्ट और डाटा को चेंज करना आसान होता है। ये एब्सोल्युटली राइट या एब्सोल्युटली रॉन्ग बना देते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। दूसरा होता है कि स्टेटमेंट्स का बाइनरी नेचर आइडेंटिफाई करना। कुछ स्टेटमेंट्स का बाइनरी नेचर के, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, मान लो मैंने आपको बताया ही कैन नॉट प्रिसाइड, ही कैन स्पीक, या तो प्रिसाइड करेगा या नहीं करेगा, दो ही पॉसिबल है इसके। बाइनरी नेचर स्टेटमेंट का तब होगा जब उसके दो आंसर पॉसिबल होंगे सिर्फ, या तो यस या नो, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे है। बाइनरी नेचर वाला स्टेटमेंट या तो ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जैसे मेरा नाम नमन है, तो या तो मेरा नाम नमन है या मेरा नाम नमन नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बाइनरी नेचर स्टेटमेंट ये होते हैं। जैसे और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चलो एक बार और इसको देखते हैं। और इसमें ये कि बाइनरी जो नेचर है ये वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब जो जिस एरिया के आंसर्स वेल डिफाइंड है ना, जैसे मान लो कि मनी राज्यसभा की जो रिकमेंडेशंस है वो लोकसभा में बाइंडिंग नहीं होती मनी बिल के केस में, इसका आंसर वेल डिफाइंड है। अगर मैं लक्ष्मीकांत में पढ़ूंगा तब भी यही आंसर लिखा होगा, मैं डीडी बसु में पढ़ूंगा तब भी यही लिखा होगा, सुभाष कश्यप में पढ़ूंगा तब भी यही लिखा होगा, या और कोई रैंडम बुक होगी पार्लियामेंट वगैरह, सब हर बुक के अंदर आंसर यही लिखा होगा। ये वेल डिफाइंड रिसर्च एरिया है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, इसका आंसर प्रॉपर सटीक बैठा हुआ है, थप्पा लगा हुआ है कि इसका आंसर यही है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूंगा तो तुरंत वो स्टेटमेंट या तो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा या एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल नहीं हो सकते,
ठीक है। तो ऐसे बाइनरी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं उनके आंसर्स, ठीक है। ऐसे वाले स्टेटमेंट्स में चेंज करना बहुत ईजी होता है एग्जामिनर के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ इजी है भाई, उसने पढ़ा कि यार उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं, उसने देखा रिकमेंडेशन मान लो बाइंडिंग नहीं है, तो वो स्टेटमेंट या तो बना देगा बाइंडिंग, या तो ऐसे ही छाप देगा कि बाइंडिंग नहीं है, या उसको चेंज करके छाप देगा बाइंडिंग है। बस आसान है, नॉट ही तो हटाना है। स्टेटमेंट में जो नॉट लिखा हुआ है उस नॉट को ही तो हटाना है बस, और क्या करना है, ठीक है। बड़ा आसान काम है, तो ये आसान होता है। अब आता है सबसे चैलेंजिंग काम उसके लिए, डिस्क्रिप्शन वाले स्टेटमेंट्स को चेंज करना। डिस्क्रिप्शन मतलब अगर कुछ मान लो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे ये वुड्स डिस्पैच वाला मैंने आपको बताया था, उसके फीचर्स लिखे हुए, वो डिस्क्रिप्शन है कि यार उस वुड्स डिस्पैच में कौन कौन सी बातें बोली गई है, वो डिस्क्रिप्शन है। उसको चेंज करना बहुत हेडेक का काम है। अब डिस्क्रिप्शन में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्शन जिसका जो डिस्क्रिप्शन वेल डिफाइंड आंसर होंगे जिसके, जैसे मैंने आपको मनी बिल वाला बताया, ये मनी बिल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक सेकेंड, जैसे ये मनी बिल वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर वेल डिफाइंड है इसके, ठीक है। इसके कंटूअर्स वेल डिफाइंड है कि आंसर या तो ये होगा या नहीं होगा। अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द बुक्स, अक्रॉस द आर्टिकल्स, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन चेंज करना बहुत आसान है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कल को डिस्क्रिपेंसी नहीं आ सकती। अगर मैंने स्टेटमेंट बदल दिया मान लो ये वाला, तो हर बुक यही बोलेगी कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि कोई बुक कुछ बोल रहे, कोई बुक कुछ बोल रहे, सब की सब बुक बोलेंगी ये वाला चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड वाले डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसके अंदर चेंज करना इजी होता है एग्जामिनर के लिए, और ऐसे में वो करता भी है चेंज। इसलिए तुम देखोगे पॉलिटी में जो है नॉलेज ही ज्यादातर यूज होती है, इसमें तुक्केबाजी या फिर ट्रिक वगैरह, लॉजिकल एलिमिनेशन वगैरह कुछ यूज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज करता है ना वो वेल डिफाइंड कंटूर्स हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना कि उसने चेंज किया होगा नहीं होगा मुश्किल होता है बहुत, इसमें नॉलेज ही लगती है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमी में भी होता है। जैसे मान लो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस साल आया था 2024 में, ये वाला भी, ये भी 24 का है, ये वाला 23 का क्वेश्चन, 22 या 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब देखो ये हम सबको पता है कि गवर्नर जनरल के पास था इसका कंट्रोल, ठीक है। अब ये वेल डिफाइंड है इसका आंसर कि 35 एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल के पास था इनका कंट्रोल। तो कोई भी बुक पढ़ोगे हर बुक में यही आंसर होगा। तो इसका अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द स्पेस आंसर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बाइनरी स्टेटमेंट हो गया, इसको चेंज करना आसान था, तो उसने चेंज कर भी दिया इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेंज करना उसी जगह पॉसिबल है, उसी जगह आसान है एग्जामिनर के लिए जहां पे आंसर जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है। जहां पे आंसर की एम्बिग्विटी है कि आंसर ये है या नहीं है, कुछ भी जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी ना आंसर की, उसको चेंज करना एग्जामिनर के लिए बहुत टफ हो जाता है। वो उसके लिए एक तरह से नाइटमेयर होता है, और हमें उसी नाइटमेयर को यूज करके आंसर को डिराइव करना होता है। जब जब बाउंसर्स क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं, उसमें यही चीज यूज करनी होती है, ठीक है। जो स्मार्ट लोग हैं वो यही पहचानते हैं। आपका काम क्या है, क्या आप या तो बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्बैट कर लो, डायरेक्ट कॉम्बैट मतलब हाथापाई पे उतर आओ एग्जामिनर के साथ, कि हाथापाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि भैया मैं तो सारी इन्फॉर्मेशन याद करके चलूंगा, मैं वॉकिंग विकीपीडिया बनकर चला जाऊंगा, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन याद करूंगा, रोबोट बन जाऊंगा, रोबोट की इन्फॉर्मेशन याद रखूंगा, मैं पूरी मेमोरी 1 TB की मेमोरी लेके जाऊंगा अपने माइंड के अंदर। या तो ये काम कर लो, या फिर मेरे वाला तरीका अपना लो। एक तरीका मेरा तरीका है कि भैया अपने दुश्मन को डायरेक्ट कॉम्बैट से नहीं, हाथापाई से नहीं, उसके वीकनेस पे, उसके वीक पॉइंट पे हथौड़ा मारो जाके। भाई दुर्योधन को हराना था, दुर्योधन की जंगा पे अटैक करना पड़ा क्योंकि वही उसका वीकेस्ट पॉइंट था। अगर आप उसके शरीर पे, उसके कंधे पे अटैक करोगे तो वो हार ही नहीं मानेगा, आप हरा ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो आपको अपने दुश्मन को हराना है तो आपको उसके वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक करना ही पड़ता है। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं और देखते हैं, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये इसका आंसर जो है वेल डिफाइंड है, या तो ये टैक्सेबल, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है कि नॉन टैक्सेबल है, इसका तो आंसर वेल डिफाइंड है ना, इसका तो पता है कि ये तो टैक्स होता है या नहीं होता है। अलग अलग बुक में जाओगे तो अलग अलग आंसर चेंज नहीं होगा, इसका आंसर वेल डिफाइंड है, बाइनरी स्टेटमेंट है। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन चेंज करना बड़ा आसान होता है जिसमें आंसर वेल डिफाइंड हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन चेंज करना एकदम हेडेक हो जाता है, उसके लिए माथा खराब हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2017 में आया था, ठीक है। अब स्वतंत्रता एंड समित्यावर्धित सेक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म, ये बाइनरी स्टेटमेंट है। अब या तो जर्नलिज्म के सेक्ट होंगे या नहीं होंगे, यही चीज हो सकती है। अब वो चेंज करेगा ना, तो ऐसे ये नाम नहीं चेंज करेगा, वो ये रिलीजन का नाम चेंज करेगा, क्योंकि ये नाम चेंज करना उसके लिए आसान है, ऐसे नाम चेंज करना उसके लिए हेडेक है। अननोन एरिया में बंदा नहीं जाएगा, कोई भी अननोन एरिया के अंदर छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेगा कोई। जैसे मान लो आप एलजी की मशीन है और सैमसंग की मशीन है, दोनों को आपस में अदला बदली करना वो आसान है आपके लिए, अदला बदली कर लोगे। लेकिन मैं बोलूं कि एलजी का कोई स्पेयर पार्ट निकाल के सैमसंग में डाल दो, सैमसंग की वॉशिंग मशीन में, ये आपके लिए हेडेक का काम है। क्यों? क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा एलजी की मशीन कैसे काम करती है, सैमसंग की मशीन कैसे काम करती है, तभी आप चेंज कर पाओगे। सरफेस पे चेंज करना तो बड़ा आसान होता है, फैक्ट बदल दिया, बड़ा आसान है वो बदलना। लेकिन इन डेप्थ चेंजेस करना अननोन एरिया के अंदर जाके तो कैसे करोगे? तो ये वाली बात है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। सर्वास्तिवादीन, ये अभी वाला देखो, हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना वर होली मोमेंटरी बट एक्सेप्ट फॉर एवर रिलेटेड। भैया ये इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही किसी को, वो एल भाषा में पढ़ के बना रहा है, आपको लगता है ये उसको समझ आ गया होगा? मान लो आ भी गया तो ऐसे ऐसे करके कितने सेक्ट्स होंगे, 10-15 सेक्ट होंगे, हर सेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गंदी सी इंग्लिश बोली होगी,
तो क्या इतना उसके पास टाइम है या कितनी इतनी उसके पास नॉलेज है कि वो सारे सेक्स का इंफॉर्मेशन समझे, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, फिर उसके बाद चेंज करे, उसको डिस्क्रिप्शन चेंज कर दे कि कोई ये मोमेंट्री कुछ और डाल दे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके लिए आसान काम क्या है, इसको चेंज नहीं करेगा वो। मैंने जैसे बताया एलजी और सैमसंग के स्पेयर पार्ट्स को आपस में चेंज नहीं करोगे तुम क्या करोगे, मशीन ही बदल दोगे। एलजी की जगह सैमसंग दोगे, सैमसंग की जगह एलजी डाल दो, मतलब तुम यहाँ पे जो सर्वास्तिवादी सेक्ट है ना, सेक्ट का नाम ही बदल दोगे। ये आसान है तुम्हारे लिए, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा ये वाला काम। लेकिन अंदर की इंग्लिश बदलना ये मुश्किल है तुम्हारे लिए। अंदर की इंग्लिश तुम वहां बदल दोगे, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, मनी बिल का क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच वाला क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश को ऑल लेवल्स पे कर दिया, ऐसी जगह पे तुम इंग्लिश बदल सकते हो, क्योंकि अक्रॉस दैट स्पेस अलग अलग बुक्स के अंदर उसका आंसर नहीं बदलेगा और तुमको उसकी नॉलेज भी है। लेकिन तुम ऐसी जगह पे चेंज करना नहीं चाहोगे जहां पे तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हारा खुद सर्वाइवल उस पे है, स्टेक पे है, तुम्हें खुद नहीं पता भाई क्या करना है। तो ऐसी स्टेटमेंट में सबसे आसान होता है कि नाम बदल दो। तो ये बाइनरी नेचर है स्टेटमेंट का। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि डिस्क्रिप्शन चेंज करी होगी, डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज कर रहा, वो डिस्क्रिप्शन तो छाप दिया उसने पकड़ के, बिल्कुल बुक पकड़ी और छाप दिया एज पकड़ के। ठीक है, अब ये वाटर क्रेडिट है, वाटर क्रेडिट उसने देखा, वाटर क्रेडिट पे क्वेश्चन बनाते हैं, बनाया उसने। अब देखो ये उसको आपको लगता है ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज करेगा वो, माइक्रो फाइनेंस भाई अगर मान लो, चलो मानते हैं, आपकी बात मानता हूँ, उसने सैनिटेशन में चेंज करने की कोशिश करी, उन्होंने सोचा सैनिटेशन की जगह कोई और सेक्टर का नाम डाल देता हूँ, उसके हिसाब से तो गलत हो गया स्टेटमेंट। लेकिन क्या पता वाटर क्रेडिट के बारे में किसी और बुक में लिखा हो, वो उस सेक्टर के बारे में सही है, वो उसने खुद नहीं पढ़ा, पहली बार वाटर क्रेडिट पढ़ रहा है, कोई आर्टिकल मिल गया बच्चों के मजे लेने के लिए उसने सवाल बना दिया। तो डिस्क्रिप्शन में चेंज करना उसके लिए खुद के लिए हेडेक हो जाएगा, कल को सही निकल गया तो इतना टाइम उसके पास है नहीं कि वो सारे सारे वाटर क्रेडिट रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े बैठ के, या सारा दुनिया भर की बुकें पढ़े, ऐसे नहीं कर सकता वो। अब ये उसके लिए आसान है कि वो किसने लॉन्च किया, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है उसके लिए। भाई बंदे का नाम बदल दिया, ये वाली डॉक्यूमेंट किसने लॉन्च करी है, ये वाला आर्टिकल स्कॉलर कौन सा, स्कॉलर का नाम क्या है जिसने ये बुक पब्लिश करी है। बुक का नाम, स्कॉलर का नाम बदलना बड़ा आसान है, लेकिन बुक के अंदर लिखा क्या है वो बदलना तुम्हें बुक पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अननोन एरिया होगा ना, जहां पे भी अननोन एरिया है, जहां पे वो पहली बार कोई नया सा टॉपिक दिख गया उसको, तो वहां पे उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेंज करना बड़ा मुश्किल है। उस एरिया में हमेशा वो फैक्ट्स बदलने की कोशिश करेगा। डिस्क्रिप्शन वो वहां बदलेगा जहां पे चीजें नोन है, पॉलिटी इकोनॉमी ऐसी जगह पे बदलेगा जहां पे आंसर वेल डिफाइंड है, बिल्कुल प्रॉपर, सबने रिसर्च करके प्रॉपर 10-15 200-4 1 लाख लोग बैठ के उन्होंने फाइल में आंसर कर रखा है, हर बुक में आंसर वही दिया हुआ है, चेंज नहीं होगा वो अलग अलग जगह पे। लेकिन ऐसी जगह पे वो भैया आंसर ही बदल जाएगा, उसे खुद नहीं पता नॉलेज क्या है। दूसरी चीज इनकम्प्लीट रिसर्च, जिस एरिया पे खुद की कंप्लीट रिसर्च ना हो, जैसे मान लो 2023 में आया था शायद या 2021 में आया था, सिम्बायोटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। भैया रिलेशनशिप लोग छुपा के रखते हैं अपना, उसको दुनिया में लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी अरबों स्पीशीज हैं, आधी स्पीशीज तो अब तक ढूंढी भी नहीं गई। रेन फॉरेस्ट में जाके देखो तुम लोग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, तो आपको लगता है उसने सारी स्पीशीज पढ़ ली होंगी, उसने सारी स्पीशीज देख ली होंगी, इतनी रिसर्च हो चुकी होगी, एग्जामिनर को छोड़ो जितने भी दुनिया के दिग्गज है एनवायरमेंटलिस्ट है, सबने रिसर्च कर दी होगी कौन कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है कौन नहीं करता। मुश्किल है ये चीज पता लगाना, इंपॉसिबल है ये चीज पता लगाना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ये चीज बोलना कि ये चीज इसने सिम्बायोटिक, क्या पता उसने छुपा के बना रखो रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तुम्हें क्या पता। तो ऐसी चीजें होती है इनकम्प्लीट रिसर्च, ऐसे में डेफिनेट आंसर पॉसिबल नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या पता कल को कुछ हो जाए, तो वो क्या करेगा, अगर वो किसी रिटन डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन देख के बना रहा है ना, तो क्या करेगा, जो स्पीशीज के नाम लिखे होंगे सारे छाप देगा वो। अगर मान लो उसने अपने ज्यादा इनोवेशन करने की कोशिश करें, कोई नया नाम डालता हूं अपनी तरफ से, तो उसकी नॉलेज है कि वो स्पीशीज नहीं करती, लेकिन मान लो किसी और बुक में करती हो, लिखा हुआ कि ये कोई और बुक करती है, तो वो तो फंस जाएगा ना। उसी तरह मान लो साइंस में कौन सी टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मान लो 4 एडवांटेज लिखे हैं, उन्हें छाप दिए, 5वां एडवांटेज उसके हिसाब से नहीं है, उन्हें लिख दिया। लेकिन अगर किसी और बुक में लिखा हो वो 5वां एडवांटेज भी है, फिर तो जहां लिमिटेड नॉलेज है, जहां अनचार्टेड टेरिटरी है, जहां अननोन एरिया है, जहां इनकम्प्लीट रिसर्च है, वहां पे वो डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करेगा, वहां फैक्ट बदल देगा पकड़ के, वहां वो फैक्ट बदल देगा पकड़ के, समझ रहे हो। तो ये बात है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है न्यू ऑप्शन क्रिएशन। जैसे मान लो उसने देखा रूटाइल लिमुलेट पे क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें देखा कि जहां से भी आर्टिकल से क्वेश्चन पढ़ रहा है, मजे लेने के लिए बच्चों को क्वेश्चन बना दिया उसने, उन्हें देखा कि टाइटेनियम आंसर है, टाइटेनियम मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब टाइटेनियम तो आंसर में आएगा ही, क्योंकि भैया जो आंसर है वो तो आएगा ना 4 ऑप्शंस के अंदर, वो आंसर डाल दिया। अब उसके लिए चैलेंज किया 3 नए नाम डालना। चलो मैं तुमको एक टास्क देता हूं, कोई 4 नाम सोचो अपने, ठीक है, कोई 4 नाम सोचो। अब मैं दावा बोल सकता हूं, आपने एक नाम तो आपका अपना ही नाम होगा जो आपके दिमाग, एक माँ बाप का नाम आया होगा, एक दोस्तों का नाम आया होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम आया होगा, आपके दिमाग में वही नाम आए होंगे जो आपने सुने हैं या जो डेली यूज में लाते हो आप। कोई रैंडम सा नाम, मान लो मेरे पापा का नाम आपके दिमाग में क्यों आएगा, या मेरा नाम आपके दिमाग में क्यों आएगा, आपने कभी सुना ही नहीं उसको, ठीक है। तो जो रैंडम आपको मैं एकदम से बोलूं ना कि भैया कोई नए नाम बताओ, तो आपको वही दिमाग में आएंगे जो कॉमन नाम्स है, जो बहुत डेली यूज में नाम आते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये डेली यूज के एलिमेंट्स हैं, हर जगह नाम आता है इनका। लेकिन टाइटेनियम उसके दिमाग में आ जाए,
ये मुश्किल है। अब ये क्वेश्चन पता टफ कब हो सकता था, जब वो टाइटेनियम जैसा ही एसपीडीएफ में देखता है कौन से ब्लॉक में आता है टाइटेनियम, उसके जैसे सिमिलर साउंडिंग प्रॉपर्टीज है ना, उसके जैसा कोई एलिमेंट डाल देता दूसरा ऑप्शन, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार या ये आंसर है या फिर ये आंसर है, तब कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इसने इस वाले क्वेश्चन में किया था जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाले, 2023 में आया था वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट आंसर है। अब ऐसा ही काम 42nd अमेंडमेंट ने भी किया था सर, ऐसा काम 42nd ने भी किया था। अब ये टफ हो गया, दो ऑप्शन जो है ना कंपीटिंग ऑप्शन हो गए। ये इसने अच्छा क्वेश्चन बनाया। अब बाकी दो ऑप्शन देखो कैसे फर्जी दो ऑप्शन, घर के नाम डाल दिए इसने अपने। ये वाला क्वेश्चन टफ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें तो जो सही आंसर है वो बाकी 3 आंसर तो घर के डाल दिए उसने कुछ भी। अब विथल विध्वंसक में देखो जो राइट आंसर है वो तो डाल दिया उसने गोपाल बाबा, बाकी 3 ऑप्शन उसको नए बनाने थे। अब वो 3 नए नाम बनाना, नए नए लोगों के नाम सोचना, जो ऑब्सक्योर नाम है गोपाल बाबा, ऐसे नाम सोचना बड़ा मुश्किल है। पर उसको सारी बुकें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कौन कौन सा नाम है वो डालना इतना नहीं करेगा। एक जगह अगर उसको दिख रहा हो तो डाल देगा, नहीं दिखा उसको नाम एक जगह तो वो क्या करेगा, कॉमन से नाम डाल देगा जो डेली यूज के नाम है। उसने देखा कि ये तीनों दलित के लिए काम किए, तीनों ने तीनों के नाम डाल दिए, बात खत्म, बन गया क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस करना। आप लोग पता नहीं कैसे एनालिसिस करते हो पीवाईक्यू, इसको बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन देखा है, एक एक क्वेश्चन देखना, समझना क्या एग्जामिनर का माइंडसेट समझना, एमसीक्यू बनाने वाले का माइंड समझना, रीड करना, एमसीक्यू बनता कैसे है, बनने के बाद क्या लिमिटेशन है, बनाते हुए क्या लिमिटेशन है, ठीक है। बनाने के बाद उस लिमिटेशन को पकड़ना। भैया समझदार तो तुम तभी बनोगे ना जब सामने वाले की लिमिटेशन वीकनेस पे काम करोगे। अब तुम उसकी स्ट्रेंथ एरिया में खेल रहे हो, अब दुर्योधन को तुम्हें मारना है, भाई दुर्योधन को तुम छाती पे गदा मारोगे तो वो थोड़ी हारेगा, उसकी जंगा में मारना पड़ेगा, वही वीकेस्ट पॉइंट है उसका। भैया डायरेक्ट कॉम्बैट से कुछ नहीं होगा, हाथापाई से कुछ नहीं होगा, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा वीकेस्ट पॉइंट क्या है सामने वाले ऑपोजिशन का, उसी से काम होगा। तो ऐसी वीडियो हम और लाते रहेंगे। ये एक ट्रेलर था, ठीक है। ऐसे नए नए और मिस्टेक ऑफ कॉपिंग बड़े सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी सेकंड वीडियो का वेट करिए। गुड लक।